तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के जो सोशल साइंस है उसमें जो हिस्ट्री चैप्टर मतलब हिस्ट्री पार्ट है, इतिहास जो है उसमें जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट 1 है। उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें लेक्चर बाय लेक्चर आएगा। पहले में बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर इसी तरह करते करते 3-4 लेक्चर आएंगे चैप्टर से। तो धीरे धीरे हम लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला रहेंगे तब तक हम लोग बहुत बढ़िया से सभी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। तो हम अगर तैयारी करनी है आपको बढ़िया से एकदम दबा के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार की थी। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पूरा समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आइए इसमें ऑप्शन और क्वेश्चन सब दिए रहेंगे। जिस पे हम ट्रिक लगाए हैं वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार की? नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार की थी। और दूसरा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस के अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ये आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आइए तीसरा देखते हैं। सामाजिक संबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक को किसने और कौन लिखा था? तो इसको लिखा था रूसो ने ही, जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत था। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 16वां का शासन था। ठीक है, लुई 16वां का शासन उस वक्त था। आप लोग चैप्टर को एकदम अच्छे से सिलसिलावार तरीके से पढ़िएगा, जिसमें कोई चीज़ छूटे ना। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मुख्य भूमिका मध्य वर्ग की थी, क्योंकि उसमें बहुत ही मतलब कि जो कानून व्यवस्था, जैसे वकील सब आते थे, डॉक्टर थे, वकील थे, और जो चीज़ें टीचर थे, ये सब मध्य वर्ग में आते थे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ही परेशान थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था? तो अधिकार विभाजन पे मॉन्टेस्क्यू ने किया था। आइए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1862 ईस्वी में बना था। आई होप आप लोग ने ये सातों क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो आइए 8वें चलते हैं। 8वां क्या कहता है? दी रिपीट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मॉन्टेस्क्यू था। दी स्पिरिट लॉ मतलब ऑफ लॉ का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब चारों जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ये तो ज़्यादा ही पूछा जाएगा, इस पर ट्रिक भले से ना किए, ये पूछा जा सकता है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। इटली पूछा है, जर्मनी थोड़ी ना पूछा है। इसमें इटली पूछा है तो 1871 होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। जो जर्मनी की क्रांति सबसे पहले हुई थी ना, उसके बाद सभी जगह इटली फ्रांस में हुई थी। जर्मनी मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजिनी था यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? वही फ्रांस में ही शुरू हुआ था सबसे पहले। फ्रांस है राष्ट्रवाद का प्रारंभ करने वाला जो देश है, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ मतलब कि भले ये और भी एग्ज़ामों में पीछे जाते हैं, जैसे कि और सभी एग्ज़ाम, ये बोर्ड के एग्ज़ाम से तो इम्पोर्टेंट है ही, और सभी एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था?
जोसेफ मैसनी के नेतृत्व मतलब जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, जो जोसेफ मैसनी भी एक है और जोसेफ गैरिबाल्डी भी है, लेकिन मैसनी में सब लोग कंफ्यूज होता है। अगर जोसेफ मैसनी ने वो दे दिया क्या नाम ऑप्शन में, तो जोसेफ मैसनी मत मार के चले आइएगा, जोसेफ गैरिबाल्डी है। तो जो 14वां है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किसे पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। ठीक है, तो आइए 15वां देखते हैं। 15वां क्या कहता है? अरे यार सेलेक्ट हो जा। 1848 फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना ये गलत है, क्योंकि इसका वो अंत हो गया था। सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। सीमित राजतंत्र ये भी गलत था, क्योंकि सीमित नहीं हुए थे, सब गणतंत्र की स्थापना हुई। सैन्य शासन की स्थापना हुई, ये तो हुई ही थी, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट है गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आइए आगे देखते हैं। 2 और होंगे, 2-3 और होंगे, उसको भी देख लेते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो आपको आई होप पता होगा, 1848 में हुई थी। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? वो फ्रांस से था उसका संबंध। हर जगह जाके वो अपने राज्य को विस्तार करना चाहता था। वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बी जो थी उसकी स्थापना की वीना कांग्रेस के तहत। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। 19वां देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि थी, मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी बिस्मार्क ने अपनाई थी ये नीति। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ये जो ऑटो वॉन बिस्मार्क है उसका जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो इस वीडियो में ये नहीं देखने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी मैं पूरा रखा नहीं हूँ। इसके नोट्स अभी मुझे देखने हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में इसको हम लोग देख लेंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी मैं इसी तरह पढ़ाने वाला हूँ। अभी बोर्ड पे लाइव आके या फिर ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालूँगा। फ़िलहाल इसी तरह मैं पढ़ाने वाला नोट्स के द्वारा, क्योंकि अभी मुझे भी पढ़ना रहता है, टाइम नहीं रहता है। तो 1 साल 2 साल तक अभी इसी तरह, या फिर उसके बाद ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फिर देखेंगे, क्लासेस चालू करेंगे।